मेरी चादर मेरे हाथ में थी और मैं फूली सांसें संभालते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने घर की तरफ भाग रही थी। मेरा सारा वजूद पसीने से सराबोर था और डर था कि मेरे चेहरे से साफ नज़र आ रहा था। ये मैं जानती थी कि मैं कैसे उस जगह से निकली थी और ख़ुद को बचाकर अपने घर तक पहुंच पाई थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुई और दरवाज़े को कुंडी चढ़ा दी। मेरे चेहरे का रंग दर्द बदल चुका था। मैं दरवाजे से टेक लगाकर बैठती चली गई। खुद ब खुद आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ आज होने वाला था, अगर वो हो जाता और मैं हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। खौफ और दहशत से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। काफ़ी देर तक मैं इसी तरह दरवाजे पर बैठी रही थी और जब मेरी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैंने अपनी चादर को अपने इर्द गिर्द लपेटा और अंदर की तरफ बढ़ी। खुदा का शुक्र था कि गर्मी की वजह से गलियों में कोई नहीं था और मैं जैसे तैसे गिरती पड़ती अपने घर पहुंच गई थी और किसी की नज़रों में ना आई थी। माँ ने मुझे इस वक्त घर पर देखा तो हैरत से कहने लगी, क्या बात है, आज तुम जल्दी घर आ गई हो? कोई परेशानी है क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? माँ के सवालों पर मैं खामोश हो गई और एक नज़र अपनी माँ पर डाली, मैं जिसकी इकलौता सहारा थी। अगर मैं आज माँ को बता देती कि मुझ पर कैसे क़यामत टूटने वाली थी तो माँ तो कभी मुझे घर से बाहर पैर भी न रखने देती और फिर हमारे लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती। इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और माँ से कह दिया कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए मैं काम से छुट्टी लेकर वापस आई हूँ। मेरी तबीयत का सुनकर माँ परेशान हो गई और मुझे पलंग पर लिटा दिया। कहने लगी कि मेरी मासूम बच्ची पर इतना बोझ आ पड़ा है, मैं क्या करूँ? मैं बेबस हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर नहीं सकती। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। माँ मेरे लिए दवा लेने मेडिकल स्टोर चली गई। मैं माँ के पलंग पर उन्हीं के तकिए पर सर रख के आंसू बहाने लगी। मैं उन्हें क्या बताती कि मैं किस हादसे गुजर कर घर लौटी हूँ। जो कुछ होते होते रह गया था, अगर वो हो जाता तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहती, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। माँ कुछ ही देर में दवाई लेकर आई और मुझे ज़बरदस्ती दवा खिलाने के बाद सोने पर मजबूर करने लगी। नींद मुझे कहाँ आनी थी। मैंने जैसे ही आंखें बंद की तो कुछ देर पहले गुजरा हर लम्हा मेरी आंखों के सामने आने लगा और मैं घबरा कर उठ बैठी। शुक्र था कि उस वक्त माँ कमरे में मौजूद ना थी, वरना मेरी ऐसी हालत देखकर वो ज़रूर चौंक जाती। मैं शाम तक ऐसी खामोशी से अपने कमरे में पलंग पर पड़ी रही और शाम के वक्त मेरी दोस्त शमा हमेशा की तरह मुझसे मिलने आई तो मुझे इस तरह देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, खैरियत तो है मिशाल, तू कब से चारपाई तोड़ने लगी? शमा को देख के मेरे ज़ब्त के बंधन टूट गए और मैं उसके गले लगकर ज़ारों कतार रोने लग गई। एक वही तो थी जो मेरे दुख दर्द बांट लिया करती थी और मैं उसे अपनी हर बात बिना झिझक के बता दिया करती थी। मुझे इस तरह रोता देखकर वो घबरा गई और कहने लगी, बताओ तो सही क्या हुआ है? मैंने उसको बताया कि मैं मलिक साहब के घर सफाई के लिए गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी बीवी मायके गई हुई हैं। दरवाज़ा बजाया तो मलिक साहब ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुला लिया। काश कि मुझे पता होता कि उनकी बीवी घर में नहीं है तो मैं कभी उनके घर में अपने कदम नहीं रखती। मलिक साहब बड़े ही घटिया इंसान निकले। वो मेरी बेबसी और मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने मेरे हाथ पर 3000 रुपये रखे और कहने लगे, कुछ देर मेरे साथ गुजार लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। मैं उनकी नज़रों का इशारा अच्छी तरह जान गई थी। उनकी नीयत में जो फतूर था वो मैं बहुत वक्त से महसूस कर रही थी, लेकिन उनके घर का काम छोड़ना मेरे बस में नहीं था। घर के खर्चे तो पहले ही काबू में नहीं आ रहे थे, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इस हद तक गिर जाएंगे कि अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में सीधे मुझसे इस तरह की बातें करेंगे। मैंने तो उन्हें ज़ोर का धक्का मारा और अपनी चादर उठाकर आओ देखा न ताओ और भागते हुए उनके घर से निकल पड़ी और सीधे घर चली आई। दोपहर का सन्नाटा था। अगर मैं हिम्मत ना दिखाती तो वो मेरी इज्जत से खेल जाते। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहती। मेरी बात सुन के शमा की आंखें हैरत से फैल गईं। कहने लगी, सारे मोहल्ले में तो मलिक साहब बड़े इज्जतदार बने फिरते हैं, लोगों की आंखों में अपनी शराफत और ईमानदारी की धूल झोंकते हैं और तन्हाई में ऐसी हरकतें करते हैं। शमा का गुस्से से बुरा हाल था। कहने लगी कि उनके घर कदम रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी मानो तो लोगों के घरों का काम ही छोड़ दो। हर घर में ही मर्द मौजूद होते हैं और कभी न कभी उन्हें तन्हाई मिल ही जाती है। बेहतर यह है कि तुम किसी और काम तलाश करो। अगर आज तुम्हारी इज्जत पर आँच आ जाती तो तुम क्या करती? आज तो तुम बच गई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार किस्मत मेहरबान हो जाए।
मैंने रोते हुए शमा से कहा कि मुझे क्या काम मिलेगा, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरे बारे में। मेरी बात सुनकर शमा ने मुझे एक मशवरा दिया, जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो कहने लगी कि पीछे मोहल्ले में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर है और उसकी मालकिन सफाई के लिए किसी लड़की को तलाश कर रही हैं और सुना है कि पैसे भी बहुत अच्छे देती हैं। तुम वहां जाकर काम की बात करो, हो सकता है वो तुम्हें काम दे दें। इस तरह तुम्हारी बुरे मर्दों से जान ही छूट जाएगी। शमा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे कोई नौकरी तो मिल नहीं सकती थी, क्या पता उस पार्लर में ही कोई बात बन जाती, मुझे मलिक साहब जैसे मर्दों से छुटकारा हासिल हो जाता। दरअसल मैंने 10वीं भी पास ना किया था, घर के हालात ही ऐसे थे, तालीम हासिल ही न कर सकी थी। पापा के मरने के बाद छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ को गुर्दे की बीमारी थी और वो ज़्यादा काम काज नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने ही सारी जिम्मेदारी उठा ली और उसके बाद मुझे अपना होश ही ना रहा। बस हर वक्त पैसे कमाने की जुगाड़ में लगी रहती कि कहीं किसी तरह कैसे 2 वक्त की रोटी जितने पैसे तो कमा सकूं। दूसरी तरफ माँ की बीमारी के इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था। डॉक्टर कह रहे थे कि आने वाले वक्त में उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। महंगाई की इस दौर में दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी जो पैसे मुझे मिल पाते वो बिल्कुल कम होते और घर के किराए में ही लग जाते। माँ के इलाज तो मुमकिन ही नहीं रहा था। इसी बात ने मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रखा था और मैं हर वक्त अपने हालात बदलने के लिए नए नए तरीक़ों की तलाश में रहती कि कोई काम तो ऐसा मिल जाए जिससे मेरे हालात बेहतर हो जाएं। मैंने तो अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बहन भाई तालीम हासिल करें और खूब तरक्की करें, और इसलिए मैं घरों में सफाई का काम करने लग गई थी। लेकिन आज के दौर में दूसरों के घर जाकर सफाई का काम करना बहुत मुश्किल था। हर घर में कोई ना कोई मर्द मौजूद होता है, कहीं कोई बूढ़ा तो कहीं कोई जवान, और सबकी निगाहें मुझ जैसी जवान लड़की पर पूरी तरह जम जाती हैं। मलिक साहब ने तो हद ही कर दी थी। उनकी अपनी दुकान थी और उन्हें मालूम होता था कि मैं किस वक्त उनके घर में काम करने के लिए आऊँगी। वो अपनी दुकान छोड़कर उस वक्त घर चले जाते और सारा वक्त मेरे आगे पीछे रहते। गर्मी के दिनों में चादर ओढ़कर काम करना मेरे बस की बात नहीं थी, और चादर उतारती तो मेरी इज्जत का तमाशा ही लग जाता। पसीने से सराबोर वजूद उनकी हवस भरी निगाहों का सबब बनने लगता। मैं बेहद तंग आ चुकी थी। कभी कभी गर्मी हद से ज़्यादा लगती तो मजबूर होकर चादर उतार कर रख दिया करती, लेकिन दिल ही दिल में शर्मसार भी होती और फिर गर्मी को अनदेखा करके दोबारा अपने आप को चादर में ढक लेती। लेकिन इन सब के बावजूद भी मलिक साहब की गंदी नीयत से महफूज ना रह सकी थी, और मौका देखकर उन्होंने मेरी इज्जत का सौदा करने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, तो वह मुझे बहुत आसानी से अपनी दौलत से ख़रीद लेंगे। लेकिन मेरा ईमान और मेरा ज़मीर इतना कमज़ोर नहीं था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं कोई नया काम तलाश करूँगी, और फिर शमा के बताने पर अगले दिन मैं लोगों के घरों में काम के जाने के बजाय सीधे उस पार्लर में चली गई। वो एक छोटा सा पार्लर था जहाँ मैं पहले कभी नहीं आई थी। उसकी मालकिन भी वही मौजूद थी। मैंने उसे बताया कि मैं काम की तलाश में आई हूँ, तो उसने सर से पाँव तक मुझे देखा और कहने लगी, तुम ये काम क्यों करना चाहती हो? क्या पहले भी तुमने कहीं ये काम किया है? मैंने उसे अपने घर के सारे हालात बताए और साथ ही मलिक साहब का किस्सा भी बयान कर दिया, ताकि वो मुझ पर तरस खा कर मुझे नौकरी दे ही दे। मेरी बात सुनकर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि तुम आज से ही मेरे पार्लर में काम कर सकती हो, लेकिन मुझे सफाई बिल्कुल बेहतरीन चाहिए, और तुम हमारे पार्लर के मामलात में कोई दखल नहीं दोगी, सिर्फ अपने काम से काम रखोगी। यहाँ क्या होता है, क्यों होता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मैंने फ़ौरन हामी भर ली और कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूँगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मैं तो यही सोचकर खुश हो गई थी कि अब कम से कम मुझे औरतों के बीच काम करना है, और फिर वो मुझे अच्छी तनख्वाह भी देने के लिए तैयार थी, इसलिए मुझे कोई एतराज़ ना हुआ। उस दिन मैंने उसी पार्लर में काम किया, और हैरत की बात ये थी कि पार्लर में काम ना होने के बराबर था। पूरे दिन में से 1-2 औरतें आई थी। मैं सोच रही थी कि ये पार्लर वाली पता नहीं कैसे पार्लर का खर्चा उठा रही है, जबकि यहाँ तो कस्टमर ही नहीं थे और मुझे भी अच्छी तनख्वाह देने को तैयार थी। शाम से कुछ वक्त पहले पार्लर वाली आंटी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अंदर वाला कमरा अच्छी तरह से साफ़ कर दूं और वहाँ का एसी भी ऑन कर दूं ताकि कमरा ठंडा हो जाए। मैं हैरानी से सोचने लगी कि भला एसी ऑन करके कमरा ठीक करने की क्या ज़रूरत है। पार्लर में 2 से ज़्यादा कस्टमर ही नहीं थे, फिर इस कमरे में कौन जाएगा। ये मेरी नौकरी थी और मालकिन के आगे सवाल जवाब करना मना था।
वो तो पहले ही मुझे सख्ती से बता चुकी थी कि मैं किसी मामले में दखल ना दूं, इसलिए मैंने खामोशी से वो कमरा तैयार कर दिया और उनके हुक्म के मुताबिक एसी भी चला दी और कमरे में खुशबू का स्प्रे भी कर दिया। वो कमरा बाकी पार्लर की बजाय काफ़ी अच्छी तरह से सेट था। वहाँ कुर्सियाँ भी बहुत महंगी वाली थीं और कालीन बिछा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ सामान नज़र नहीं आ रहा था जिसे देखकर ये लगे कि यहाँ पर पार्लर का काम होता है। मुझे कमरा तैयार करके निकले कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लंबी सी और नकाब पहने औरत पार्लर में दाखिल हुई और मालकिन उसे सीधा उसी कमरे में लेकर गई। पता नहीं वो औरत कौन थी, यहाँ क्यों आई थी, मगर उसे पार्लर में कुछ काम ही करवाना था तो बाहर की सारी कुर्सियाँ खाली थी। उसे अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी, और फिर उसका लंबा कद तो मुझे बहुत ही अजीब व गरीब लग रहा था। मैंने आज तक इतनी लंबी औरत ना देखी थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद ये कस्टमर नहीं बल्कि मालकिन की कोई जानने वाली हो, तभी तो मालकिन ने इतना एहतमाम भी करवाया है और उसे अपने साथ अंदर भी ले गई। लेकिन अगले 2 ही मिनट बाद मालकिन उस कमरे से बाहर वापस आ गई। उन्होंने इशारे से उस लड़की को बुलाया जो कुछ देर पहले ही पार्लर में आई थी। वो शायद अभी तक उसने कोई सर्विस भी नहीं करवाई थी। वो जब से आई थी नकाब में ही बैठी हुई थी, मैंने उसकी शक्ल भी ना देखी थी। मालकिन ने उस लड़की को कमरे के अंदर भेज दिया और ख़ुद वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ये सब देखकर मैं हैरान हुई थी, क्योंकि वो लड़की जो पार्लर में आई थी मुझे लगा था वो कोई सर्विस करवाने के लिए आई है, लेकिन मालकिन ने तो उसे उस कमरे में भेज दिया जहाँ वो लंबी नकाब वाली औरत बैठी थी। भला इन दोनों का उस एसी वाले कमरे में क्या काम था? पार्लर में काम करने वाली सिर्फ एक ही लड़की थी जो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी हुई थी और ऐसा लगता था कि वो गूंगी हो, क्योंकि उसने सुबह से लेकर अब तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। अजीब सा खामोश माहौल था। कम से कम मुझे तो ये सब बहुत ही बुरा लग रहा था। मुझे पूरे दिन की नौकरी मिली थी, लेकिन यहाँ ज़्यादा काम ही नहीं था, इसलिए मैं अभी बैठी थी। दिन ऐसे ही गुजर गया और पूरे 1 घंटे बाद जब वो लड़की कमरे से बाहर निकली तो उसके हाथों में बहुत सारे नोट थे और लहजे में अलग ही खुशी की खनक महसूस हो रही थी। अलबत्ता अब मुंह अब भी नकाब में छुपा हुआ था। उसने आधे नोट मालकिन के हाथ में पकड़ा कर उनका शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि आपकी वजह से बहुत कम वक्त में मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गई, पर मैं हक्का बक्का उस मंज़र को देखती रह गई कि वो लड़की कौन थी, कमरे के अंदर क्या करने गई थी और इतने सारे पैसे किसने दिए थे। ये सारे सवाल मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा रहे थे, लेकिन मेरे पूछने की हिम्मत ही नहीं थी और ना ही औकात। कुछ देर में वो नकाब वाली औरत भी खामोशी से निकल कर चली गई और आधे घंटे बाद मैडम ने मेरी भी छुट्टी कर दी। दिल में हज़ारों सवाल लिए घर लौट आई। वो लंबी औरत अब भी मेरे जहन में छाई हुई थी। मैं घर पहुंची तो माँ ने मुझे परेशान नज़रों से देखा और कहने लगी, विशाल तू सारा दिन कहाँ गुजार कर आई है? पीछे गली के बड़े घर वाली मजीदा आई थी मेरे पास, कह रही थी कि तू आज उनके घर काम पर नहीं पहुंची, उसकी बहू बीमार है, कामकाज नहीं कर सकती, पता है ना तुझे? वो छोटी सी बात पर कितना बड़ा हंगामा करती है। कह रही थी कि तुझे फ़ौरन काम पर भेजूं, लेकिन मुझे क्या पता कि तू काम का कहकर कहाँ के लिए निकली हुई थी। सच बता मुझे, मेरे पीछे क्या गुल खिला रही है? काम का कहकर कहाँ गई थी? मैंने एक लंबी सी सांस ली और माँ के पास पलंग पर बैठकर माँ को बताया कि मोहल्ले के आखिरी में बने शाही ब्यूटी पार्लर में मुझे नौकरी मिल गई। सुबह से शाम तक सुकून से पंखे में बैठे रहना, थोड़ी बहुत सफाई का काम है और पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं आपको बताने ही वाली थी, ये मजीदा महीने के 1500 रुपये देकर समझती है कि इन्होंने मुझे ख़रीद लिया है। घर के हज़ारों का एक्स्ट्रा काम करवाती और 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देती और चीखती चिल्लाती अलग है। कभी मैं मजबूरी में छुट्टी कर लूँ तो घर आकर धमकी देती है या फिर फ़ोन घुमाती है और अब मैं और घरों में काम नहीं करना चाहती। माँ शाही ब्यूटी पार्लर में वाली आंटी मुझे 10,000 रुपये दे रही हैं। इतना तो मैं 3 घरों का काम करके भी नहीं कमा पाती, इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं वहीं काम करूँगी। मलिक साहब वाली बात मैंने जानबूझकर एक बार फिर माँ से छुपा ली थी। अब जब मैंने वहाँ काम ही छोड़ दिया था तो फालतू माँ को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। माँ ने मेरी बात सुनी और कुछ नहीं कहा। रात को शमा आई तो मैंने उसे बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। वो भी खुश हुई और कहने लगी, चलो अच्छा है, तुम्हारी इन लोगों से जान छूट गई। मैंने उसे उस नकाब वाली औरत के बारे में बताया तो कहने लगी, छोड़ो, तुम्हें क्या करना है, उनका ही मामला होगा। तुम्हें बैठे बैठाए सुकून का काम मिल गया, तुम अपना काम करो। मैंने भी शमा की बात से दिल लगाकर पार्लर में काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर से पहले मैडम ने मुझे उस कमरे की सफाई का हुक्म दिया और कमरे की सेटिंग को थोड़ा बदलने के लिए कहा। मैं हैरान थी कि कमरे की सेटिंग बदलने की क्या ज़रूरत थी जब सब कुछ अपनी जगह ठीक था, पर मैंने मैडम की मर्ज़ी से सब कुछ सेट किया
और ख़ुद कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर में एक बहुत खूबसूरत और जवान लड़की पार्लर में आकर बैठी थी, लेकिन उसने कोई सर्विस ना ली थी, बल्कि वो मैडम से कुछ बातचीत करके सुकून से बैठ गई। पता नहीं वो क्यों बैठी हुई थी। कुछ देर बाद ही वही नकाब वाली औरत, लंबी औरत अंदर आई और उसी ख़ास कमरे में मैडम के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद मैडम आई और उस लड़की को अंदर भेज दिया, और आधे घंटे बाद जब लड़की वापस आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं और ऐसा लगता था जैसे बहुत ज़्यादा रोई हो। लेकिन ख़ास बात थी कि उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे और उसने आधे मैडम के हवाले कर दिए थे। वह भी उनका शुक्रिया अदा करते चली गई थी। मैं हैरान परेशान आज फिर से ये मंज़र देख रही थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये रोज़ का ही मामूल है। और फिर मुझे यहाँ काम करते हुए एक हफ़्ता गुजर गया, और उस एक हफ़्ते में मैंने हर रोज़ यही मंज़र देखा। उस एक हफ़्ते में मुझे काम की तरफ से सुकून हो गया था, लेकिन माँ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनका अच्छे से इलाज होना था और मैं पैसों की वजह से बहुत परेशान थी। पार्लर वाली आंटी यानी मैडम ने मेरे चेहरे की परेशानी देखी तो अपने पास बिठा लिया। वो कहने लगी कि मिशाल, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? मैंने रोते हुए उन्हें अपनी सारी बात बताई तो वो कहने लगी कि अगर पैसे कमाना चाहती हो तो मैं तुम्हें भी मौका दे सकती हूँ, लेकिन याद रहे कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुमने पैसों के बदले में क्या काम किया है। मैं माँ की तबीयत को लेकर इस कदर परेशान थी कि बिना सोचे समझे मैंने उनकी शर्त मान ली और कहा कि मैडम, मैं राज़ी हूँ, आप जो कहेंगी मैं करूँगी, लेकिन मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। उस दिन मैडम ने मुझसे कमरा साफ़ करवाया और उसके बाद मुझे एक नकाब देकर कहने लगी, आज तुम इसे अपने मुँह पर पहन लो, आज मैं तुम्हें इस कमरे में भेजूँगी। ये सुनकर मैं घबरा गई कि ये पता नहीं उस कमरे में क्या होता है और मैडम मुझसे क्या करवाने वाली थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने मलिक साहब से जान छुड़ाई थी। मुझे डर था कि कहीं मैं किसी नई मुसीबत में ना फंस जाऊं। मैंने कांपते हाथों से अपने चेहरे को नकाब में छुपा लिया। जब वो लंबी औरत उस कमरे में आई तो मैडम ने मुझे भी जाने का इशारा कर दिया। डरते डरते मैं उस कमरे में के अंदर गई। जैसे ही उस लंबी औरत ने अपना नकाब उतारा तो मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैं उस चेहरे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो कोई औरत नहीं बल्कि नकाब में छुपा एक मर्द था। मैंने हैरत और घबराहट से उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। वो 20-22 साल का नौजवान था। मुझे देखकर मुस्कराया और कहने लगा, तो फिर आपको ये भी समझ गई होंगी कि अब मैंने आपको इस कमरे में क्यों बुलाया है। आज आपकी बारी है। आप मुझे बताएंगी कि आप पर आज तक क्या बीती है, और ख़ासकर मलिक साहब वाला किस्सा तो पूरी तौर पर सुनाइएगा। मैं आपका नाम बदल दूंगा, आपकी पहचान किसी को नहीं पता चलेगी। वैसे भी आप नकाब में हैं, और इस तरह मैं अपनी आज की स्टोरी कवर कर लूँगा। बात करते हुए अपनी आवाज़ को ऐसा बनाना कि लोगों को दुख महसूस हो, वो आपकी तकलीफ़ के साथ जुड़ सकें और मलिक साहब को दरिंदा कहने पर मजबूर हो जाएं। मैंने शारिफ खान को हैरत से देखा। वो एक जाना पहचाना यूट्यूबर था जो मासूम और मजलूम लोगों की स्टोरीज़ पर अपना एक कामयाब तरीन चैनल वॉइस ऑफ फेमिनिज़म चला रहा था। शमा ही मुझे उसकी वीडियो दिखाया करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ इस पार्लर में आकर करता था, और उस स्टोरी के लिए लड़कियां देने वाली मेरी मालकिन थी। मेरी मालकिन ने ही उसे मेरी मजबूरी के बारे में बताया था, और आज शायद उन्हें कोई और लड़की नहीं मिली तो मुझे ही स्टोरी के लिए अंदर भेज दिया। मुझे रो धोकर मलिक साहब का किस्सा बयान करना था, पर वो बदले में मुझे 80,000 रुपये देने के लिए तैयार था। असल में उसकी एक स्टोरी मिलियन में व्यूज़ जाती थी और यही उसकी कमाई थी। मैडम उसकी पार्टनर थी और वो दोनों मिलकर उस चैनल से खूब कमाई कर रहे थे। पार्लर का तो सिर्फ नाम था। मैडम पार्लर के नाम पर मजलूम लड़कियों की तलाश कर लेती, फिर उनसे स्टोरी कवर करवाती। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं राज़ी हो गई, और वैसे भी कुछ गलत नहीं करना था, बस मुझ पर तो जो बीती थी सारी कहानी को ही बयान करना था। और मैंने बचपन से लेकर मलिक साहब तक सारी कहानी कैमरे के सामने सुना डाली, और साथ ही अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए लोगों की मदद की भी अपील कर दी। उसने मेरे हाथ पर 80,000 रुपये रख दिए और कहा कि इसमें से आधे तुम्हारी मालकिन के हैं, तुम खुद उन्हें अपने हाथों से ये पैसे दोगी तो वो खुश हो जाएंगी। ये सारी कहानी को सुनाने के बाद मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अपनी आंखें पोंछी और मैडम के हाथ पर आधे पैसे रख दिए। मैडम भी खुश हो गई और वो यूट्यूबर की वापस चला गया। एक दिन बाद जब उसके चैनल पर मेरी स्टोरी चली तो शमा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि ये लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है और इसकी कहानी भी तुमसे मिलती जुलती है। देखो देखो, लोग कमेंट्स में कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और इलाज के लिए मदद को भी तैयार है। मैं मुस्कुराई, क्योंकि मालकिन ने मुझे ये सच किसी को बताने से मना किया था। पहली बार मैं उसे कुछ भी नहीं बता पाई थी, मगर
लोगों ने मेरी माँ के इलाज के लिए जो पैसे भेजना शुरू कर किया वो यूट्यूबर ने मुझ तक ईमानदारी से पहुँचा दिए थे। मैं आज भी पार्लर में काम कर रही हूँ और एक NGO और लोगों की मदद के ज़रिए अपनी माँ का इलाज भी करवा रही हूँ। हम लोग अक्सर यूट्यूबर और यूट्यूब चैनल को बुरा कहते हैं कि वो पैसे कमाने के लिए झूठी कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर कहानी झूठी होती है तो भी उसके हक़ में हमें कोई अच्छा सबक देती है, कोई नसीहत मिल जाती है। और अगर कहानी सच्ची होती है तो भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन हम लोग हमेशा बुरी बातों को ही याद रखते हैं, जबकि हर चीज़ के दो रूप होते हैं। अगर एक रुख बुरा है तो दूसरा रुख अच्छा भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।